हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मनोज कुमार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा टर्मोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 18, यानी कि टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। नाम के लिए टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हम कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं IAS प्री 2024 को टारगेट करते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र, और ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरी इसकी क्लासेस प्रॉपर अटेंड नहीं की हैं, वो सभी लोग जाकर के इससे पहले के सभी लेक्चर को प्रॉपर तरीके से ध्यान से पढ़ें, सुने और हो सके तो नोट्स बना लें, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर भी किया है। उसकी पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो भी डिस्कस की है, पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है, और जितने भी 15-20 साल के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, और नहीं आए हुए हैं तो उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, इसका टारगेट आप लोगों का सिलेक्शन है 2024, जो लोग ध्यान दे रहे हैं उन सभी के लिए। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक होंगे जो हमें देखने की जरूरत है। परिभाषा, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस यानी महत्व, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब कब कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी नीतियां बनाई सरकार ने, कौन कौन सी योजनाएं बनाई, कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर के और श्रम सुधार को लेकर के, ये सभी टॉपिक जो हैं आपके औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम इन सभी चीजों पर, सभी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आए, और पसंद आती है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्लास को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब भी करें। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के। तो मैंने बता दिया कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, यही टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, सारी चीजें हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की परिभाषा के आखिर उद्योग होते क्या हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम बात करें तो इसी से मिलते जुलते कई सारी चीजें हैं। जनरली उद्योग का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसी को इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये डेफिनेशन जो है इनकम्प्लीट और अपूर्ण परिभाषा है। ध्यान रखिएगा, मैं आज सबसे पहले इसी सारी चीजों को चर्चा करूंगा कि इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सारी क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं और आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं उन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं सबसे पहले इसमें बात कर रहा हूं 3-4 चीजों के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक गतिविधि होती है निर्माण। ध्यान रखिएगा, क्या होती है? निर्माण। दूसरी गतिविधि होती है, आप जानते होंगे, कारखाना। ये मिलते जुलते शब्द हैं। तीसरा है विनिर्माण। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कभी कभी हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र प्राथमिक, जिसे हम कृषि क्षेत्र से जोड़ते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा, जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है ना? तो विनिर्माण शब्द वहीं से निकल के आया है। और आज मैं इन सारी चीजों में इन सब की डेफिनेशन क्लियर करूंगा कि ये होते क्या क्या है। उद्योग सब मिलते जुलते से दिखाई देते हैं, कारखाना, विनिर्माण, उद्योग सब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी सही परिभाषा पता होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, हमने इस लेक्चर का, इस सीरीज का जो नाम रखा है वो रखा है टर्मिनोमिक्स, टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स।
क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है और उनका अगर सही अर्थ पता ना हो दोस्तों तो समझ लीजिए कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सही अर्थ होना, पता होना जरूरी है। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं निर्माण। निर्माण किसे कहते हैं? निर्माण का मतलब होता है जब कोई भवन या कोई मशीन पहली बार बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, और एक ही बार बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जब कोई भवन या कोई मशीन या कोई अन्य व्यवस्था का पहली बार जब बनाया जाता है तो उसे निर्माण कहते हैं। इसमें हम बिल्डिंग बनाते हैं, डैम बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इसको हम कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको कंस्ट्रक्शन। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि भवन बनाइए, मशीन बनाइए, कोई भी प्लांट बनाइए, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है यहीं पर, ध्यान रखिएगा, वह कारखाना। कारखाना वह स्थान होता है, ध्यान रखिएगा, वह स्थान है जहां, ध्यान रखिएगा, एक ही वस्तु बार बार बनाई जाती है। वह स्थान जहां एक ही वस्तु, ध्यान रखिएगा, वस्तु बार बार बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे जूता फैक्ट्री, इसको हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं फैक्ट्री, इससे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा, तो जब किसी कारखाने को बनाते हैं पहली बार तो निर्माण कहलाता है कि भाई आपने अपनी फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री पे काम चल रहा है, तो वहां पर उसकी बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसमें मशीन से लगाई जा रही हैं, तमाम सारे इंजीनियर और तमाम सारे लोग आए हुए हैं जो आपकी पूरी फैक्ट्री का क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं निर्माण। और जब उस फैक्ट्री के अंदर हम एक ही वस्तु, नमकीन की फैक्ट्री है तो नमकीन, जब जूते की फैक्ट्री है तो जूते, कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़ा, बार बार बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कारखाना कहते हैं। किसका कारखाना? बोले के कपड़ों का। किसका? जूतों का। बोले के और किसका? बोले किसी भी वस्तु का हो सकता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो बता रहा हूं ये एक स्थान है। क्या है? स्थान है, प्लेस है। अंतर समझ लीजिएगा। और दूसरा आता है विनिर्माण। ध्यान रखिएगा, विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है? यहीं पर सोचिएगा, तो विनिर्माण क्या है? विनिर्माण एक गतिविधि है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, जगह नहीं है। ध्यान रखना, विनिर्माण गतिविधि है या क्षेत्रक है। क्या है? सेक्टर है। और इसका संबंध किससे है? इसमें केवल वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का निर्माण होता है। और वस्तुएं जो कौन कौन सी हैं? वो अनेक प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। इसमें सामूहिक रूप से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है और ये सेक्टर है पूरा का पूरा। इसका किसी जगह से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग, किसकी मैन्युफैक्चरिंग? बोले गुड्स की, वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या है? ये सेक्टर है, गतिविधियां हैं और इसका किसी जगह से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब हो गया विनिर्माण में पूरे देश में या किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने हो सकते हैं, बहुत सारी वस्तुओं के कारखाने हो सकते हैं। इसमें जूते के, चप्पल के, कपड़ों के, दवाइयों के, किसी भी चीज के जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं और सारे कारखाने इसके अंडर में होते हैं, यानी कि इसके सेक्टर के अंदर माने जाते हैं सारे कारखानों को। ठीक है ना? उसको हम कहते हैं विनिर्माण। अब कहोगे सर फिर यही तो उद्योग होता है कि नहीं? इसी को हम उद्योग कहते हैं? जी नहीं दोस्तों, आज उद्योग की सही परिभाषा समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। इसमें उद्योग क्या होता है? ध्यान रखिएगा, उद्योग भी एक प्रकार की गतिविधि ही है, क्षेत्रक है। बस अंतर क्या है वो समझ लीजिए। ये भी एक क्या है? गतिविधि है, ये भी क्षेत्रक है, सेक्टर है,
तभी तो कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऊपर लिखा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो फिर यहां पर क्या होता है दोस्तों, बस यही जानना है। यहां पर जब वस्तु और सेवाएं दोनों का उत्पादन होता है, वस्तु प्लस सेवाएं दोनों का उत्पादन होता है। यहां निर्माण का मतलब उत्पादन है, ध्यान रखिएगा, दोनों का उत्पादन होता है, उससे हम कहते हैं उद्योग। अब आपने कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सेवा क्षेत्र थोड़ा इसमें आता है। क्यों भैया, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग, चिकित्सा उद्योग, शिक्षा उद्योग, आपने नाम सुने हैं ना, है कि नहीं? तो यही है वो चीज। इसका मतलब हो गया इंडस्ट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में केवल हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। फैक्ट्री वो प्लेस है जहां पर एक ही वस्तु को बार बार प्रोडक्शन किया जाता है। और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, जब कोई बिल्डिंग, कोई भी चीज पहली बार बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। आई थिंक ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, चारों चीजों में अंतर समझ में आ गया होगा। एवरीबॉडी इट इज क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी गतिविधि जहां पर वस्तु और सेवाएं दोनों का उत्पादन होता है, इसका मतलब है, यहीं पर और समझ लीजिएगा, ये जो उत्पादन होता है, ये उत्पादन कैसे होता है? ये उत्पादन होता है श्रम के द्वारा, ये उत्पादन होता है पूंजी के द्वारा, पूंजी के माध्यम से, और ये उत्पादन होता है आपके किसके द्वारा, तकनीक के माध्यम। ध्यान रखिएगा। तो वस्तु हो या सेवाएं हो, इनमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? श्रम, पूंजी, तकनीक, और चौथा और ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें प्रबंधन की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। किसकी? प्रबंधन की। एवरीबॉडी, तो श्रम, पूंजी, तकनीक और प्रबंधन के माध्यम से जब हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब कहोगे कि सर ऐसे तो फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, पीएसयूज, ठीक ना, सार्वजनिक उद्योग। भैया वो भी उद्योग हैं, हमने कब कहा वस्तु उद्योग नहीं है? इनमें वस्तु और सेवा उद्योग दोनों इसमें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, सरकारी उद्योग हो या निजी क्षेत्र का उद्योग हो, सरकारी कंपनी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी हो, वो सब वस्तु और सेवाएं बनाने वाली सब की सब इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। क्लियर है? तो चारों चीजों का पहले डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये आप लोगों के लिए। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद कि आखिर इंडस्ट्रीज की या किसी भी देश में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है इसकी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उद्योग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं तो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका महत्व क्या है। देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका महत्व जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो इसके माध्यम से वन बाई वन, एक एक करके सारी चीजों को समझते जाइएगा। महत्व की सबसे पहले हम बात करें तो पहला जो महत्व है वो है आम जनता की जरूरतों का उत्पादन करना। ध्यान रखना, जो आम जन की जरूरतें हैं वस्तु और सेवाओं की जरूरतों का उत्पादन करते हैं, ये पहला पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि यही इंडस्ट्री हमें जिस चीज की जरूरत, कपड़े की जरूरत है, चप्पल की जरूरत है, जूते की जरूरत है, ठीक है ना, किसी भी खाने पीने की वस्तु की जरूरत है, वो सब ये पैदा करके देते हैं। इसका मतलब हो गया दूसरा, इसी में ये हमारे देश की घरेलू मांग को पूरा करते हैं, घरेलू मांग को पूरा करते हैं। अब जो जरूरी नहीं है कि हमारी ही जरूरत हो सकता है कि हमारे किसी ऑफिस के सामान की जरूरत हो, कुर्सी, मेज, चेयर वगैरह तमाम सारी चीजों की जरूरत हो, ये भी पैदा होता है, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से हम बात करें तो तीसरा हम पॉइंट कह सकते हैं कि इसी के माध्यम से देश में रोजगार गतिविधियां बढ़ती हैं।
रोजगार वृद्धि होती है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होंगी उतना ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। समझ लीजिएगा, उतना ज्यादा रोजगार, और रोजगार बढ़ेगा तो यहीं पर समझ सकते हैं इसी से आपकी देश की गरीबी कम होगी और इसी से लोगों का जो मानव जीवन स्तर है, मानव का जीवन स्तर वो कैसा होगा? वो ऊंचा होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ये रहे, और इसी से सोचिएगा आपका विकास होगा कुल मिलाकर के, है कि नहीं? और इसी के माध्यम से और क्या होगा? इसके माध्यम से देखेंगे तो और क्या क्या इसके महत्व है और क्या इंपॉर्टेंस है। इसके माध्यम से आपका ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, जो आपके देश में संसाधन है, रिसोर्स हैं, और रिसोर्स में ध्यान रखिएगा चाहे आपके प्राकृतिक संसाधन हो और चाहे वो आपके मानवीय संसाधन हो। मानवीय रिसोर्स यानी कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग, संसाधन मानवीय या कोई भी, उन संसाधनों का उचित दोहन हो पाता है, उचित उपयोग कर पाते हैं। अन्यथा अगर ये इंडस्ट्रीज ना हो तो सोचिएगा क्या कंडीशन होगी। हम ऐसे ही रह जाएंगे, हमारे अंदर कितनी भी स्किल हो, हम अपनी स्किल को दिखाएंगे कहां? कहीं नहीं, कोई दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। समझिएगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। इसी के बाद में अगर हम अगली बात कहें तो कह सकते हैं इसमें कि इसके और क्या फायदे हैं, इसकी और इंपॉर्टेंस क्या है। इसके माध्यम से हम वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? हम इसके माध्यम से निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। में वृद्धि करते बहुत सारी वस्तुओं सेवाओं को बना करके हम निर्यात करते हैं, और निर्यात से हमें क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्या मिलती है? विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होती है। ये देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सारी चीजों को आप बॉक्स में बना करके देख सकते हैं। ओके, ये रहे। ठीक, अब इसके बाद में एक और कह सकते हैं, कुल मिलाकर के इसका अगला फायदा क्या है? इसका अगला सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी के माध्यम से आपके देश की आर्थिक समृद्धि होती है, यानी कि आपका देश आगे बढ़ता है, आपके देश में पैसे की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, और उसी से आर्थिक विकास भी होता है। क्या होता है? आर्थिक विकास। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर 1, आम जनता की जरूरतें पूरी होती हैं। नंबर 2, घरेलू मांग को पूरा करता है। नंबर 3, ये रोजगार में वृद्धि करते हैं जिससे गरीबी में कमी आती है और मानव जीवन स्तर बेहतर होता है। ठीक ना? नंबर 4, संसाधनों का सही उपयोग हो पाता है। नंबर 5, इसके माध्यम से निर्यात में वृद्धि होती है। और नंबर 6, आपका देश का आर्थिक विकास होता है, आर्थिक समृद्धि होती है। तो ये कुल मिलाकर के आपके ये 6 इंपॉर्टेंस हैं इंडस्ट्री, और मैं समझता हूं कि ये 6 के 6 पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल फीड होने जाने चाहिए। ध्यान रखिएगा। मैं देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, आप लोगों को बार बार बताता हूं और समझ लीजिएगा कि आपका जो टारगेट है, जिसके लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ते हैं, समय देते हैं, सारी चीजें करते हैं, इस तरीके के फ्लो चार्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिए। दिमाग हमेशा क्या करेगा? उसको याद रख लेगा प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट में। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो एक कैमरे की तरह होती हैं, लेंस की तरह होती हैं, जो इमेज को कैप्चर करती हैं, और जो ब्रेन है उस इमेज को एनालाइज करता है। अगर इसमें बहुत सारा डाटा मैं लिख दूं तो इमेज बनाएगा सही, लेकिन वो याद नहीं रह पाएंगे, वो सारी चीजें याद नहीं रह पाएंगे। इसलिए किताबों में कहानी होती है तो उसको याद कर लेते हैं, लेकिन कंटेंट होता है तो याद नहीं कर पाते, है कि नहीं? जबकि यहां पर आराम से सारी चीजें याद हो जाती हैं, पिक्चर फॉर्म में आराम से इमेज कैप्चर होगी। अच्छा, पहला वाला आम जनता की जरूरत है, दूसरा वाला घरेलू मांग है, तीसरा वाला रोजगार है, चौथा वाला संसाधन है, पांचवा वाला निर्यात है, और छठा वाला आर्थिक विकास है। 6 पॉइंट दिमाग में सेट। ये इमेज पूरी तरह आपके दिमाग में सेट हो गई। इस तरीके से कोई भी चीज पढ़िए, इसी तरह के फ्लो चार्ट बना करके याद रखिए, हमेशा याद रहेंगे, और इनके अंदर का जो कंटेंट है उसको एनालाइज करते रहिए। चाहे प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मुख्य परीक्षा का, बेटा तरीका यही है याद करने का, और यही साइंटिफिक तरीका है। और साइंस तो आप लोग पढ़े होंगे ना, है कि नहीं?
एवरीबॉडी ओके। और आप लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए एक हमने फाउंडेशन जीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। जीएस का फाउंडेशन P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच नंबर 3। और ये बैच दोस्तों शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हिंदी का बैच 10 तारीख से और इंग्लिश का 15 से और इंग्लिश का 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। 3 अलग अलग डेट पे जिस किसी को भी जिस लैंग्वेज में यूज करना हो, एडमिशन लेना हो, ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो फीस है वो 17,000 से हटा करके अभी हाल फिलहाल, क्योंकि दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए, इसलिए पूरे 30 महीने का कोर्स है। कितना? 30 मंथ्स का, यानी कि 2.5 साल का कोर्स है दोस्तों ये। और 2.5 साल के कोर्स की फीस आपकी मात्र 25,000 रुपए है, 24,999। लेकिन ये तभी आपको इस्तेमाल हो पाएगी, तभी आप कर सकते हैं जब आप एम के लाइव कोड यूज करेंगे। जैसे ही उसमें ऑप्शन आता है पेमेंट के, और पेमेंट में आप कोड यूज करते हैं, तो सोच लीजिए कि वहीं पर आते ही आपको एम के लाइव कोड डालेंगे तो आपको 24,999 फीस आपकी हो जाएगी। और इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा 2.5 साल तक, यानी कि 2025-2026 पूरा आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। सोचना, 2.5 साल का कोर्स है। इसमें आप लोगों को रेगुलर क्लासेस, मटेरियल, क्लास नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, प्री के लिए अलग से क्लासेस, मेंस के टाइम पीरियड में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो दिल्ली में हम बुला करके अपने पास रखेंगे, रहने खाने की व्यवस्था संस्थान की तरफ से की जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, 4 महीने तक आपको मेंस के पीरियड में, जिस साल आप प्री क्वालिफाई करेंगे, जिस साल आप मेंस देंगे, उस समय आपके लिए मौका मिलेगा। सोचिएगा, इंटरव्यू के लिए आपका अलग सेगमेंट होगा। तो यानी 4 स्टेज पर हम आप लोगों के लिए तैयारी करवाएंगे। पहले फाउंडेशन, उसके बाद प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, फिर मेंस पर और फिर इंटरव्यू पर। और सब कुछ उसमें इंक्लूड है, पर्सनल मेंटरशिप से लेकर के वो सब कुछ है ही है। इसके अलावा हम लोग आपके साथ पर्सनली जो आपको जानना है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको करना है, आप कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर के। तो इससे बेहतर मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा एक बेहतरीन टीम के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और किसी तरह का आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, और मेल आईडी पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा कोड है, इसको भूलना मत। अगर ये नहीं लगाया तो आपके अच्छा खासा पैसा जाएगा, 30-35 हजार रुपए फीस लग जाएगी आपकी बिना मतलब के। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसको जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसको किसी को कोई भी चीज डिस्कस करनी है, पढ़ाई लिखाई संबंध कोई क्वेश्चन पूछना है, यू मे आस्क, यहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। आपको मैंने 6 इंपॉर्टेंस बताई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंस, जरूरत, आम जनता की जरूरत है, जरूरत है पूरी करना, किसकी? आम जनता की, ठीक है ना। दूसरा, देश के लिए, देश के लिए संसाधनों को क्या करना? घरेलू मांग को पूरा करना, जो भी आपकी घरेलू मांग है, इस तरीके से याद कर लीजिए। तीसरा, रोजगार। चौथा, निर्यात। पांचवा, संसाधनों का उपयोग। छठा, आर्थिक विकास। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से सारी चीजों को याद करिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के कि प्रकार कितने हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की हैं, उनके बारे में हम लोग प्रॉपर चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रकार को लेकर के यहां पर मैं आपको 3 कैटेगरी बना रहा हूं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। 3 कैटेगरी में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें तो ए कैटेगरी के अंतर्गत सब में अपने सबके अलग अलग सेगमेंट हैं। पहली कैटेगरी में है आपके कोर उद्योग, जिनको हम कहते हैं कोर उद्योग कहते हैं एक, और दूसरा इसे हम कहते हैं सामान्य उद्योग। इनको समझ लीजिएगा,
कोर उद्योग। इसमें आ जाएंगे तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं बृहत उद्योग और लघु उद्योग, यानी कि बड़े, यानी कि दीर्घ उद्योग, और दूसरे लघु उद्योग, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि सरकारी उद्योग, और निजी क्षेत्र के उद्योग। इन 3 कैटेगरी में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन सभी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इससे संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, तो आप लोग समझेंगे कि हाँ, वास्तव में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यही है वो कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है, समझना है। ओके, कोर उद्योग क्या होते हैं, यहीं पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोर उद्योग मैं यहीं कहीं बता दे रहा हूं। कोर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं और आधारभूत ढांचे का विकास भी करते हैं। आधारभूत ढांचा मैंने पढ़ाया था, तो उस समय मैंने चर्चा की थी आप लोगों के सामने। ध्यान रखना, वह उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं और आधारभूत ढांचे का निर्माण भी करते हैं। ढांचे का निर्माण भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रहे। और भारत में ऐसे कितने उद्योग हैं, यहीं पर नोट कर लीजिएगा। भारत में आपके 8 कोर उद्योग हैं। कितने हैं? 8 कोर उद्योग। सोचना, इनमें नंबर 1 रिफाइनरी। नोट कर लीजिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिफाइनरी है। दूसरा है विद्युत। तीसरा है आपका इस्पात या स्टील। चौथा इसमें हम कह सकते हैं कोयला। पांचवा हम कह सकते हैं कच्चा तेल। छठा हम इसमें कह सकते हैं आपका प्राकृतिक गैस। सातवां इसमें हम कह सकते हैं आपका सीमेंट। और आठवां कह सकते हैं उर्वरक। ध्यान रखिएगा, ये रहा। रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और आपका सीमेंट और उर्वरक। ये 8 इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की जान होती है। जिस देश में इनकी संभावना नहीं होती, जो नहीं होते, समझ लिए आगे वो दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं अपने विकास के लिए। हर चीज को उनको बाहर से मंगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं देश के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि ये आधारभूत ढांचे का भी निर्माण करते हैं और उत्पादन भी करते हैं। यानी ये उद्योग भी हैं और आधारभूत ढांचे का हिस्सा भी है। दोनों चीजें हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखिएगा, इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? सोचिए, अगर हम सारे उद्योगों में बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो ये सबसे, ध्यान रखिए, घटते हुए क्रम में ही है। सोचिए कि इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो हिस्सेदारी है वो है आपकी 28.04%। ये रही सबसे ज्यादा। उसके बाद विद्युत की है 19.84%। 19.84% के आसपास, ठीक है ना। इस्पात की है 17.92%। ये घटते हुए क्रम में है। कोयले की बात करें 10.32%। कच्चा तेल 8.98%। सोचिएगा। उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक गैस तो 6 पॉइंट समथिंग, 6.88% है। और सीमेंट है आपका 5.37%, 5.37। और उर्वरक सबसे कम हिस्सा है, वो है 2.62%। ये रहे। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी हिस्सेदारी है? इसकी है। और सबसे कम, मिनिमम, आपकी ये रही। इस तरीके से आपको याद रखना है, घटते हुए क्रम में या नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में। 8 कोर उद्योग।
ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। और दूसरी चीज यहीं पर और समझ लीजिएगा कि एक टॉपिक और आता है इसमें, आईआईपी। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं इसको, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसको भी पढ़ लीजिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। यानी कि किसी भी देश का जो औद्योगिक उत्पादन का हमें क्या बताता है, ये उत्पादन कितना हो रहा है उसका सूचकांक बताता है। किसी भी देश के उत्पादन का सूचकांक है ये। भारत के संदर्भ में आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो भारत में औद्योगिक कितना उत्पादन हो रहा है उसका इंडेक्स बताता है। पहली बात ध्यान रखिएगा। और इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसमें देश के उद्योगों के उत्पादन को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा कि कितना, किस तरह का कितना उत्पादन हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ध्यान रखिएगा, ये दर्शाता है। ओके, दूसरी बात, परसेंटेज में दर्शाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें दोनों तरह के उद्योग होते हैं, इसमें कोर उद्योग भी होते हैं। अब बात आती है कि इसमें कोर उद्योग कितने हैं, वो देख लीजिएगा, बता दूंगा। और इसमें सामान्य उद्योग भी होते हैं, ध्यान रखना। सामान्य उद्योग भी होते हैं, कोर उद्योग भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत हम बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, कोर उद्योगों का जो इसमें भारांश है वो है आपका 40.27% है भारांश। ये 40.27%। और बाकी बचा हुआ इसका कितना है, ये है आपका 59.73%। ये रहा, ये इनका भारांश है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका कितना भारांश है। पहले ये ध्यान रखना, पहले ये भारांश था, ये आपका पहले कम था, इसका था लगभग 37.9% के आसपास था, ध्यान रखिएगा। और इसका जो आधार वर्ष है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में किसकी कीमतों के आधार पर निकालते हैं, इसका आधार वर्ष है 2011-12। कितना, 2011-12 इसका आधार वर्ष है। ओके, तो ये कुछ भी याद आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको याद रख लीजिएगा, ये सब कुछ ये रहा। अब बात आता है कि इसमें और क्या क्या शामिल होता है, कितनी चीजें शामिल होती हैं, तो वो सब कुछ इसमें शामिल होता है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, आधार वर्ष ये रहा। अब यहीं पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, नोट ये करना है कि इसको निकालता कौन है, जारी कौन करता है, जारी करता कौन है, इसका जारी करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले इसको सीएसओ करता था, अब एनएसओ करता है। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इसमें सोचिएगा, इसके अंतर्गत कुल कितने उद्योग हैं। दो प्रकार के तो हैं ही हैं, इसमें कोर उद्योग भी हैं और ये भी हैं, लेकिन इसमें टोटल कितने उद्योग हैं, इसमें इनकी संख्या है 682। 682। इसमें सोचिए विद्युत है, खनन है और सारी आपके विनिर्माण है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें निर्माण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसमें माइनिंग इंडस्ट्री होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। ओके, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया आईआईपी को लेकर के। तो इसमें कितना परसेंट है, ये रहा, ये इसकी खास बात है, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा मैंने बताया सामान्य उद्योग। सामान्य उद्योग तो आप जानते ही हैं, सभी सामान्य उद्योग इसमें शामिल होते हैं। बाकी इन 8 उद्योगों को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी हैं वो सब इसमें सामान्य उद्योगों में आते हैं टोटल, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। चलिए, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत एक चीज और भी देख सकते हैं, और वो है आपका बृहत और लघु उद्योगों के बारे में। तो वो और देख लेते हैं।
यहीं पर अगली कैटेगरी कौन सी है? बृहत और लघु उद्योगों। ध्यान रखिएगा, पहले हम बृहत उद्योग और लघु उद्योग अलग तरीके से देखते थे, लेकिन वर्तमान में इनको हम देखने का तरीका हमारा और बदल गया है। सरकार ने इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बृहत उद्योग की खास बात क्या है उसको समझ लीजिए। बृहत उद्योग, बृहत उद्योग दोस्तों वो उद्योग होते हैं जिनमें बड़े स्तर पर पूंजी लगती है, बड़े स्तर पर मशीन और तकनीक लगती है, उच्च स्तरीय प्रबंधन होता है, और इसमें श्रम या रोजगार, ध्यान रखिएगा, रोजगार ये कम लगता है। बोले कि सारा काम कौन करता है? मशीनें करती मोस्टली। और लघु उद्योग क्या होते हैं? यहां पर पूंजी भी कम लगती है, सोचिए तकनीक भी कम होती है, कम लगती है, निम्न स्तर की होती है, और यहां पर श्रम या रोजगार की उपयोगिता ज्यादा होती है, उपयोगिता ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। तो बड़े उद्योग तो आप लोग जानते ही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े प्लांट्स, ठीक है ना, वहां सारे काम मशीनों से किए जाते हैं। लघु उद्योग आपके ये रहे, लेकिन सामान्य तौर पर ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के कुछ अलग अलग डेफिनेशन हमेशा आती रही हैं, ध्यान रखना। तो आपके सबसे पहले ध्यान रखिएगा 2006 में एक डेफिनेशन आई थी जिसे हम कहते हैं एमएसएमई की डेफिनेशन। एमएसएमई एक्ट बनाया गया था, ठीक है ना, 2006 में एक एक्ट बनाया गया था जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम अधिनियम, ध्यान रखेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम, यह 2006 में बनाया गया। इससे पहले आपके कुटीर उद्योग होते थे, हस्तशिल्प उद्योग होते थे, घरेलू उद्योग होते थे, ठीक है ना, लघु उद्योग होते थे, लेकिन उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। 2006 से इनको प्रॉपर तरीके से इनको डिफाइन किया, और 2006 में इनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया, बड़े उद्योगों को छोड़ करके, ध्यान रखना। और इसको अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई और 3 सब कैटेगरी बनाई गई, ध्यान रखना। एक बनाए गए विनिर्माण उद्योग, कौन से बनाए गए? विनिर्माण। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, मैं बताता चल रहा हूं, एक विनिर्माण यानी कि, और दूसरा सेवा क्षेत्र, और यहां पर लगाए गए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। मीडियम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम, यह कैटेगरी बनाई गई, ठीक है ना। और इनकी डेफिनेशन कैसे कैसे तय की गई वो आपको पता होना चाहिए कि किस किस के लिए उन्होंने कितना कितना निवेश का आधार तैयार किया। तो इसके लिए जो आधार तैयार किया वो आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या आधार तैयार किया गया है। विनिर्माण जो माइक्रो क्षेत्र की इंडस्ट्री है उसके लिए कहा गया जो सूक्ष्म उद्योग होगा उसके लिए 25 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, ध्यान रखेगा। और यहां पर 5 करोड़ रुपए, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक, ध्यान रखेगा। और यहां पर 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक, ध्यान रखना। ये 25 लाख तक की लगाने वाली, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक स्मॉल इंडस्ट्री, और 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक मीडियम एंटरप्राइजेस, विनिर्माण के क्षेत्र, ठीक है ना। उसी प्रकार से सेवा क्षेत्र की ये 10 लाख रुपए थी, यहां 2 करोड़ रुपए, और यहां पर 10 करोड़ रुपए, वो सॉरी 5 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। कितना? 5 करोड़। यह केवल निवेश के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर? निवेश के आधार पर इसको परिभाषित किया गया। ये रहा,
तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन 2006 के अधिनियम के तहत यह बनाई गई थी, ठीक। लेकिन आपका कंडीशन यह हुई कि आपके 2020 में सरकार ने इसे पुनः चेंज कर दिया। 2020 में सरकार ने इसमें पुनः चेंज किया गया। 2020 में एमएसएमई को पुनः परिभाषित किया गया, परिभाषित किया एमएसएमई को, ध्यान रखना। और क्या परिभाषित किया गया? इसमें डिफाइन किया गया कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक ही साथ एक ही कैटेगरी में रखेंगे, ध्यान रखना। यानी कि इसमें विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र दोनों समान होंगे। दोनों कैसे होंगे? समान, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। और दूसरी खास बात क्या है, इसमें जो परिभाषा दी जाएगी वो निवेश और, ध्यान रखिएगा, निवेश और उनके क्या कहते हैं टर्नओवर के आधार पर किया जाएगा। टर्नओवर कितना कितना होगा, पहले केवल निवेश के आधार पर था, अब निवेश और टर्नओवर दोनों के आधार पर होगा। इसलिए इसमें हम अब ये बॉक्स देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये निवेश है और ये टर्नओवर है। निवेश और टर्नओवर, ध्यान रखिएगा। बाकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सारी की सारी, यानी कि ये गुड्स भी होंगी और सर्विसेज भी होंगी। ये रहे कुल मिलाकर। ओके, अब इसकी क्या कंडीशन होगी वो देख लीजिए। माइक्रो की कंडीशन क्या है? बोले कि माइक्रो कंडीशन जो है वो 1 करोड़ रुपए की है। 1 करोड़ रुपया जो निवेश किया जाएगा, और इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? बोले कि 5 करोड़। निवेश 1 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर 5 करोड़। इससे ऊपर हो जाता है तो वो आपका स्मॉल इंडस्ट्री में आ जाएगा। अभी क्या है? ये माइक्रो है, सूक्ष्म इंडस्ट्री, ठीक है ना। दूसरा, इसके लिए 10 करोड़, और निवेश 10 करोड़ हो, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में हो, और आपका टर्नओवर 50 करोड़ हो। 5 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक वो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। और मीडियम इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? ये आपकी 50 करोड़ कहलाएगी। 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का जो निवेश होगा उसको माना जाएगा मीडियम एंटरप्राइज, और ये होगा 250 करोड़ तक। ये नई परिभाषा है, 2020 की नई परिभाषा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को देखते हैं एवरीबॉडी। अब इसके बाद एक बचता है, ये मैंने आपको परिभाषा बता दी क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, ठीक है ना, प्रकार बता दिए। ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पुरानी परिभाषा, नई परिभाषा क्या क्या है, ठीक है ना। कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, आईआईपी क्या क्या है, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसमें एक पॉइंट रह गया, उसको और डिस्कस कर लीजिए, और वो है आपके सार्वजनिक उद्योग और आपके निजी उद्योग। और ये इनमें अंतर क्या होता है ये आप जानते हैं। सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है सरकारी, और निजी उद्योग का मतलब निजी। इसमें जानने के लिए कुछ खास नहीं है। बाकी जो हम जानेंगे वो जानेंगे इसके बारे में जब हम सरकार की औद्योगिक नीति पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग हैं, कितने उद्योग जो हैं पब्लिक सेक्टर के लिए फिक्स हैं, ठीक है ना, लगभग कितने हैं, वो सब हम उसके बाद चर्चा करेंगे जब इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 की बात करेंगे। उस समय हम बात करेंगे सरकारी उद्योगों के बारे में, रत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर इतना जानिए, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इससे संबंध जो आपके आए हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। प्रश्नों को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में मूल उद्योगों सूचकांक का कुल संयुक्त भारांश 37.9% है। यह पुराना क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पहले इतना हिस्सा होता था। 37.9% है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? ये रहे इनमें से। ये तो उन्होंने दे रखा है, लेकिन पूछा गया है 8 उद्योग में कौन कौन शामिल हैं? सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 5, 2 3 4, 1 2 3 4, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट। ऑलरेडी देखिए मैं पढ़ा चुका हूं, अब आपको केवल रिवीजन करना है। और मैंने पहले भी कहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं चाहता तो इन्हीं टॉप क्वेश्चंस के आधार पर कर सकता था, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन को डिस्कशन करने पर आपके वो टॉपिक कभी भी डिस्कस नहीं होते जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना। मैं तो सोचिएगा जो अब तक क्वेश्चन बने हैं वो तो सब कर ही रहा हूं, इसके अलावा जो टॉपिक अभी तक नहीं बने हैं उनको भी डिस्कस कर रहा हूं, है कि नहीं? तो मैं तो सोचिए कि इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है, सूचकांक क्या है, और यहां पर आपको बताना है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका 1 2 3 4, क्योंकि वस्त्र उद्योग इसका हिस्सा नहीं है, ये चारों इसके हिस्से हैं। मैंने आपको बताया था। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? कोयला है, विद्युत है, ठीक है ना, बताए थे ना 8 आपको, सारे के सारे आपको डिस्कस करने। नंबर 2, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? 2016 का क्वेश्चन। कोयला, उर्वरक, विद्युत, रसायन। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बता दीजिए कौन सा नहीं शामिल किया गया? आराम से बता सकते हैं आप लोग। आंसर रसायन, केमिकल इंडस्ट्रीज में नहीं आती, बाकी सब है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? बताइए। इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग, खनन, विद्युत, निर्माण। अभी मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और क्या शामिल नहीं होता, यह भी मैंने डिस्कस किया था। विनिर्माण, खनन, विद्युत, निर्माण। बताइए। आपको यहां पर मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, इसका कितना कितना भारांश है वो भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर है निर्माण, यह गतिविधि शामिल नहीं है। विनिर्माण उद्योगों में टोटल मैंने बताए थे 682 उद्योग हैं, ठीक है ना। विनिर्माण के उद्योग जो है 682 में से 620 हैं, 620 उद्योग हैं, और इसका जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो है आपका 75.33%। ये रहा इनका कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में। उसके बाद आता है आपका खनन। खनन की 61 इंडस्ट्रीज हैं, और इसका जो भारांश है वो है 14.16%। इनको भी नोट कर लीजिए। और एक है विद्युत, और विद्युत तो जानते ही हैं आपका एक ही है, और उसका भारांश कितना है? इसका अकेले का भारांश है, ये रहा। इनको आप लोग याद कर लीजिए, ये रहे, ठीक है ना। और मैंने क्लियर कर दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है? कौन जारी करता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को? 2020 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे हम क्या कहते हैं? NSSO कहते हैं। इसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। तीसरा है CSO, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन है? आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पहले करता था, अब इसको करता है NSO। पहले CSO करता था, CSO और NSSO को मिलाकर के बना दिया गया NSSO। ध्यान रखना, CSO प्लस NSSO, इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया NSO। तो ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया NSO। अब यही काम करता है, ओके। इसलिए क्वेश्चन ये गलत हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? 2016 क्वेश्चन है। बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, निर्माण उद्योग। बताइए। आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था आप लोगों को। बताइए। तो क्या हो गया आंसर? डी, निर्माण उद्योग।
यही शामिल नहीं, बाकी सब है। निर्माण को हम इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं, विनिर्माण में नहीं करते। विनिर्माण का मतलब वस्तुओं का उत्पादन करने वाला, और निर्माण में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। निम्न में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक, ध्यान रखिएगा, तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का है, यानी कि निवेश 1 करोड़ रुपए और कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का है, उन्हें जाना जाता है, 2021 का क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं? छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग। बताइए किसे कहते हैं? अभी आपको बताया था ना, 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर। 2020 की परिभाषा क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म उद्योग। यही था, 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर, माइक्रो इंडस्ट्रीज। 5 करोड़ 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर, स्मॉल इंडस्ट्रीज। ध्यान रखना, इसके लिए कितना था? 10 करोड़ और 50 करोड़ का। सोचिएगा, इसके लिए 1 करोड़ और 5 करोड़ का था, और इसके लिए कितना था? 50 करोड़ और 250 करोड़ का था। यही आपको बताया था ना, यही आपको रिवीजन करना है, यही आपको काम करना है। यस, देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल मत पढ़िए, एंजॉय करिए। जब मन लगे खूब अच्छे तरीके से, तब पढ़िएगा, और आपको लगे हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। पढ़ाई के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज चलेगा, भविष्य अभी है। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ समय के बाद कंडीशन ये हो जाएगी, समय निकल चुका होगा, साथ के लोग आगे बढ़ चुके होंगे, फिर आप लोग कहेंगे काश हमने कर लिया होता। फिर आपको कौन याद आएगा? 3 इडियट का वो डायलॉग याद आएगा, क्लास मौजूद थी, समय मौजूद था, सब कुछ मौजूद था, काश हम थोड़ी सी मेहनत कर लिए होते तो आज हम कहीं से कहीं और होते। बेटा फिलॉसफी है वो, ढंग से करिए, मौका मिल रहा है स्टडी आईक्यू के साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने का, तो करिए यार। ओके, अगला क्वेश्चन, लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2016 क्वेश्चन है। लघु उद्योग में सोचिएगा, 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में, ठीक ना, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ के बीच में, 5 करोड़ से ऊपर परंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं। बताइए, सोचिएगा, लघु निर्माण उद्योग में क्या होगा? बताया था मैंने 2006 की डेफिनेशन, आंसर ये रहा, ये रहा, 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ से कम। मैंने कहा था सबसे कम थी माइक्रो इंडस्ट्रीज, आपकी कितनी? 25 लाख तक, और स्मॉल इंडस्ट्रीज 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक, और मीडियम इंडस्ट्रीज 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। यह ध्यान रखिएगा, यह कंसेप्ट था आप लोगों का, क्लियर है? उसको कहा गया था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये माइक्रो है और ये आपका कैसा है? स्मॉल है, और ये मीडियम है, कह सकते हैं। ओके, याद रखिएगा इसको। अगला आ जाइए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उसे मध्यम उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश राशि होती है कितनी? 2016 क्वेश्चन, 25 लाख और 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया, 25 लाख से कम और 10 करोड़ से अधिक। बताइए, अभी जस्ट बताया था मैंने आपका, 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़, यही बताया था ना। जस्ट आए हुए क्वेश्चन में सारे के सारे रिवाइज करा रहा हूं आपको। अगला, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की। नंबर 1, यह बदली हुई परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावित हुई, ठीक ना।
नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों का वर्गीकरण एक समान सूत्र अपनाया गया। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपरोक्त सभी। बताइए, मैंने आपको बताया था इसका, याद आ रहा है कुछ नहीं? एवरीबॉडी तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्यों? क्योंकि ये 1 जून 2020 से नहीं बल्कि 1 जुलाई 2020 से इसको लागू किया गया था, इस वजह से। बाकी सही है। 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत परिभाषित किया गया, दोनों के लिए एक समान सूत्र अपनाया गया, यह भी मैंने बता दिया, ध्यान रखना। तो 1 जुलाई 2020 से इसको लागू किया गया था। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि 2004 का क्वेश्चन है, वे संपत्ति के वितरण में समान करते हैं, समान योगदान देते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं और कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। बताइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए लघु उद्योग कुटीर उद्योगों कम पूंजी विनियोग लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, सही है। लागत कम होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। संपत्ति का वितरण समान करते हैं, यह भी सही है। अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, चारों ही सही हैं। इनमें सबसे बेहतर सही कौन सा हो सकता है? सबसे बेहतर है ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। कम पूंजी का मतलब नहीं है पूंजी और लगा लीजिए, अगर रोजगार अच्छा मिल रहा है तो ज्यादा बेटर है। हमारे लोगों को जो कृषि से निकल करके, गांव से निकल करके शहर में आना चाहते हैं, उनको रोजगार चाहिए, तो उनके लिए आपका लघु उद्योग ही सबसे बेहतर विकल्प है कृषि के बाद, और वो हमारी पहली जरूरत है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत और भारी उद्योग आते हैं, कोर इंडस्ट्रीज कहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के सभी उद्योग लाभदायक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में नौकरियों की सुरक्षा है। बताइए सही उत्तर है 1, 2, 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। बताइए क्या होगा आंसर? भारी उद्योग आते हैं, बिल्कुल सही है। लाभदायक, सभी उद्योग लाभ दे रहे हैं, जरूरी है क्या? घाटा भी तो दे सकते हैं, और 1991 से पहले दे ही रहे थे, ठीक है ना, और अभी भी देते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रॉफिट दे रहे हैं, और नौकरियों की सुरक्षा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ये गलत, ये लाभ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। इट्स ओके डियर। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, ये सारी टॉपिक रखते हैं। कल हम इसके आगे बात करेंगे भारत में औद्योगिक विकास की नीति और अब तक के सारे डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। और किसी तरह का कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, आप लोग मुझसे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, एवरीबॉडी, किसी कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।